Hello students, today we are going to cover one of the very important topic for CA Foundation Law of the Companies Act, that is the doctrine of constructive notice and doctrine of indoor management. तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है। तो डॉक्ट्रिन इज द बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल या फिर एक थियोरी को जो लॉ की लैंग्वेज में कहा जाता है वो कहा जाता है डॉक्ट्रिन, यानी कोई एक थियोरी है या फंडामेंटल प्रिंसिपल है कोई लॉ का। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस समझने से पहले एक छोटा सा पॉइंट समझ लीजिए। जैसे कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल एबीसी लिमिटेड है, और इस कंपनी के जितने भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और जो अपने मेन डॉक्यूमेंट्स है एओए हैं, एमओए हैं, तो वो उस कंपनी को आपने बेसिक में पढ़ा होगा कि यहाँ पे उसको एमओए को एओए को रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो यहाँ पे आरओसी के पास वो ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रजिस्टर करवाएगी ये एबीसी लिमिटेड। तो क्योंकि ये यहाँ पे जितने भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है, एओए हो गया, एमओए हो गया, या इसके अलावा जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है, कोई स्पेशल रेजोल्यूशन भी यहाँ पे कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग अगर रिक्वायरमेंट है कि आरओसी के पास वो रजिस्टर होना चाहिए, तो ये यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रजिस्टर हो गए तो इसको कहते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हो गए हैं। कोई भी पर्टिकुलर पर्सन सेक्शन 399 ऑफ द कंपनीज एक्ट के हिसाब से कोई भी पर्सन जो भी यहाँ पे कंपनी की इन्फॉर्मेशन जो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर की गई है, बाय पेइंग अ पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब फीस, इस पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकता है, पढ़ सकता है कि कंपनी क्या काम कर सकती है, उसकी ऑथराइजेशंस कितनी है, उसकी लिमिटेशंस क्या है काम करने की, किस फील्ड में वो काम कर रही है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये सारे वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो पब्लिक डोमेन में आरओसी के पास रजिस्टर हैं, तो कोई भी पर्सन सेक्शन 399 के अकॉर्डिंग उसको इंस्पेक्ट कर सकता है उन पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को। तो देखिए, अब इसी कंसेप्ट के ऊपर ये डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जो यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंपनी एबीसी लिमिटेड के साथ काम करना चाहता है, डीलिंग करना चाहता है। तो अब ये इस कंसेप्ट के हिसाब से, इस डॉक्ट्रिन के हिसाब से, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के हिसाब से ऐसा लॉ मान लेगा कि ये पर्सन जो इस कंपनी एबीसी लिमिटेड के साथ डीलिंग करना चाहता है, तो ये लॉ अज्यूम प्रिज्यूम कर लेगा क्या कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने ये डीलिंग करने से पहले जितने भी पब्लिक डोमेन में इस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स है, जैसे एओए हो गया, एमओए हो गया, यानी मेमोरेंडम हो गए, आर्टिकल्स हो गए, इसके अलावा जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स आरओसी के पास उस कंपनी के रजिस्टर हैं, जैसे कोई रेलिवेंट स्पेशल रेजोल्यूशन हो गया, कोई भी अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इस पर्टिकुलर पर्सन ने ये डीलिंग करने से पहले पढ़ लिए हैं और समझ भी लिए हैं। यहाँ पे दोनों चीजें ये डॉक्ट्रिन बोलता है कि ये पर्सन, लॉ ऐसा मान लेगा कि ये पर्टिकुलर पर्सन ने डीलिंग करने से पहले ये डॉक्यूमेंट्स पढ़ भी लिए हैं और समझ भी लिए हैं। तो इस प्रिजम्पशन को कहते हैं लॉ की लैंग्वेज में डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, यानी ये जो लॉ है ऐसा प्रिज्यूम कर लेगा कि कोई भी पर्सन अगर किसी कंपनी के साथ डीलिंग कर रहा है, तो लॉ ऐसा प्रिज्यूम कर लेगा कि इस पर्सन ने जितने भी पब्लिक डोमेन में इस पर्टिकुलर कंपनी के डॉक्यूमेंट्स है उसको पढ़ के समझ लिया है। तो देखिए अब थियरी समझते हैं, वेदर अ पर्सन रीड्स द डॉक्यूमेंट्स और नॉट, क्योंकि ये प्रिजम्पटिव है, प्रिजम्पशन है, यानी ऐसा मान लिया जाएगा भले ही उसने पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, बट ही इज प्रिज्यूम्ड टू हैव द नॉलेज of the content of the documents. He is not only presumed to have read the documents but also the understood them in the their true perspective. तो very important कि केवल उसने पढ़े हो एक्चुअल में कि नहीं पढ़े हो, क्योंकि ये डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, यानी ऐसे डीमिंग प्रोविजन, ऐसा मान लिया जाएगा कि उस पर्टिकुलर पर्सन ने केवल पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि उसने पढ़ भी लिए हैं और समझ भी लिए हैं। एक्चुअल में उसने पढ़े हो नहीं पढ़े हो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका नाम ही है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, यानी ऐसा मान लेता है लॉ। अब देखिए, एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी नॉट ओनली हैज द कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स बट ऑल्सो ऑफ द ऑल अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट। जैसे मैंने बताया, कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन है, कोई भी अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इस पर्सन को ऐसा मान लिया जाता है कि जो भी पर्सन कंपनी के साथ डीलिंग कर रहा है तो उसको इस डॉक्यूमेंट्स के बारे में सारी नॉलेज है, उसने वो पढ़ लिए हैं, भले एक्चुअल में उसने पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। तो ये कहलाता है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब आप स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा कि ये डॉक्ट्रिन जो है प्रोटेक्ट करता है कंपनी को, क्योंकि बाद में अगर कंपनी ऐसा मना कर देती है कि हमारे एओए में या एमओए में तो ऐसा कोई डीलिंग का क्लॉज था ही नहीं, तो हम ये कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ये पर्सन कंपनी को सू नहीं कर सकता, कंपनी के ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि इस पर्सन से ये ऐसा मान लिया जाता है लॉ में कि इसको पहले एओए और एमओए पढ़ लेने चाहिए थे, क्योंकि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल थे। तो ये जो लॉ डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, दिस इज अ शील्ड प्रोटेक्शन टू दी कंपनीज। तो अब ऐसा क्या हो रहा था कि बहुत सारे पर्सन जो भी डीलिंग कर रहे थे कंपनी के साथ, तो कंपनी इस डॉक्ट्रिन का सहारा लेके अपने आप को, अपनी लाइबिलिटी से बिल्कुल अपने आप को रिलीव कर रही थी इस डॉक्ट्रिन के थ्रू। तो इसलिए इसका एक एक्सेप्शन आया जो कि है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब देखिए उसको कवर करते हैं।
अब नेक्स्ट देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। जैसे लास्ट वाला जो डॉक्ट्रिन था, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, वो कंपनी को प्रोटेक्ट कर रहा था। अब यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है, वो आउटसाइडर को प्रोटेक्ट कर रहा है। अब किस पॉइंट पे वो ऐसे कह रही है, डॉक्ट्रिन का मतलब है इंडोर मैनेजमेंट, यानी कंपनी के इंटरनल अफेयर्स, कंपनी की एक्चुअल वर्किंग कैसे हो रही है, वो किसी आउटसाइडर को कैसे पता चलेगा। भले ही कोई पर्सन कंपनी के सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं, एमओए, एओए, इसके अलावा कोई भी रेजोल्यूशन जो आरओसी के पास रजिस्टर है, वो भले ही वो पढ़ ले, एक्चुअल में वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं वो कैसे पता चलेगा उसको। तो इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो प्रोटेक्ट करता है, वो आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है। तो देखिए पढ़ते हैं, इसको टर्कॉन रूल भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ दिस केस लॉ, जो हमने लास्ट वीडियो में कवर कर रखा है कंपनीज एक्ट केस लॉ में, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कॉन करके ये है, तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का ही मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ है, तो जरूर आप उसको पढ़िएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वाली वीडियो का लिंक डाल दूंगी। तो देखिए, दिस इज द एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। This यानी doctrine of indoor management protect the outsiders against the company who act in good faith. It says that person who deals with the company are not bound to inquiry into the regularities, है ना, internal procedure हो रहा है नहीं हो रहा है। They assume that everything is done accordance with the procedure laid down in the articles. क्यों? क्योंकि as per the doctrine of constructive notice, they are required to read and understand the articles and memorandum of the company. तो फर्स्टली तो उन्होंने पढ़ लिया है, समझ लिया है, लेकिन एक्चुअल में जो भी उसमें रेगुलेशंस, जो भी प्रोविजंस लिखे हुए हैं एओए में, एमओ में, वो एक्चुअली कैसे इंप्लीमेंट हो रहे हैं, हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो किसी आउटसाइडर को कैसे पता चलेगा। तो इसलिए इस आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट टर्कॉन रूल करके आया है। दस नॉट अफेक्टिंग द एडवर्सली द राइट ऑफ डीलिंग पार्टीज इन अ वे बाय द इरेगुलरिटीज ऑफ द इंटरनल प्रोसीजर। तो यहाँ पे ये जो डॉक्ट्रिन है आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट करता है। तो आपको ये 3 पॉइंट तो जरूर लिखने हैं। अब ये एग्जाम में इस तरीके डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की तरफ भी पूछा जा सकता है, टर्कॉन रूल एक्सप्लेन करने के हिसाब से भी पूछा जा सकता है। तो इसको डिटेल में केस लॉ को आप जरूर देखिएगा, मैं इसका लिंक दे दूंगी। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि दिस डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज इनएप्लीकेबल, यानी इन 3 केसेस में ये नहीं लगेगा। क्या चीज नहीं लगेगी? कि आउटसाइडर को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा अगेंस्ट द कंपनीज एक्टिविटीज। तो पहला कौन सा? एक्चुअल एंड कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ द इरेगुलरिटीज। जैसे हमने लास्ट में एक एग्जांपल लिया था, एक पर्सन जो एबीसी लिमिटेड से डील करना चाह रहा है, तो उसको पता चल गया है कि पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ द इरेगुलरिटीज, यानी उसको पता चल गया है कि जो रिक्वायरमेंट एओए और एमओए में लिखी हुई थी, तो उसने पढ़ तो लिया है, तो लेकिन उसको किसी न किसी सोर्स के थ्रू ये पता चल गया कि कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रही है और जितने भी रेगुलेशंस है वो प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर रही है कंपनी। तो ये जानने समझने के बाद भी, उसको नॉलेज होने के बाद भी, इस इरेगुलरिटी की नॉलेज होने के बाद भी अगर वो एबीसी लिमिटेड के साथ डीलिंग करता है, तो उसमें उसकी गलती है। तो इसमें इस आउटसाइडर को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसको एक्चुअल कंस्ट्रक्टिव नॉलेज थी, यानी एक्चुअल बेसिस पे यहाँ पे डीम्ड ऐसा मान लेगा लॉ कि उसको नॉलेज थी। क्यों? क्योंकि उसके पास सोर्स थे। तो अगर नॉलेज थी उसके बाद भी वो कंपनी के साथ डीलिंग करता है, तो उसमें आउटसाइडर की गलती है, तो उसको यहाँ पे इसमें रिलीफ नहीं दिया जाएगा। दूसरा केस क्या है? जब डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं लगता है, सस्पिशियन ऑफ द इरेगुलरिटी, यानी उसको कुछ ऐसा अंदेशा लग रहा है, कुछ उसको ऐसा, है ना, कुछ ऐसा लग रहा है कि ऐसे यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है। अब किस बेसिस पे? आप इसको देखिए। फॉर एग्जाम्पल, ये जो आउटसाइडर है वो कंपनी की कोई प्रॉपर्टी को परचेज करना चाहता है, तो ये कंपनी की प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए कोई ऑथराइज ऑफिशियल होना चाहिए कंपनी का, लेकिन ये जो परचेज कर रहा है किसी कंपनी के अकाउंटेंट से परचेज कर रहा है। अब अकाउंटेंट का काम तो अकाउंट्स मैनेज करने का होता है, प्रॉपर्टी की डीलिंग करने का तो होगा नहीं। वो भी कंपनी की प्रॉपर्टी को वो पर्टिकुलर अकाउंटेंट बेचे, तो इस पर्सन को इस कंपनी की डीलिंग करने से पहले, इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से पहले, वो प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले कंपनी की ये समझना चाहिए उसको, कुछ तो यहाँ पे सस्पिशियस लगना चाहिए कि ये तो कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, कि अकाउंटेंट के थ्रू यहाँ पे कैसे ये ट्रांजेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे या तो उस अकाउंटेंट के पास पावर ऑफ अटॉर्नी होनी चाहिए फॉर डीलिंग फॉर सच ट्रांजेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन ऑफ द कंपनी। अगर पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है उस पर्टिकुलर अकाउंटेंट के पास, तो वो ऑफिशियल पर्सन हो ही नहीं सकता इस ट्रांजेक्शन के लिए। तो यहाँ पे क्योंकि उसको, क्योंकि ये बहुत ऑब्वियस सी बात थी कि ये है ना जेन्युइन ट्रांजेक्शन नहीं है, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन नहीं है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, कुछ अनयूजुअल सा है, नॉट ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पे इसको शक होना चाहिए था। लेकिन फिर भी अगर वो पर्सन डीलिंग करता है तो इसमें उसकी गलती मानी जाएगी, इसको यहाँ पे आउटसाइडर को रिलीफ नहीं दिया जाएगा। तीसरा यहाँ पे केस होता है जहाँ पे ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं लगता है, वो है फॉर्जरी का केस, यानी पर्टिकुलर जो साइन है वो फॉर्ज्ड है ना, गलत है, गलत तरीके से किसी के साइन कॉपी किए गए हैं, फॉर्जरी हुई है। तो फॉर्जरी का आपने कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन में भी पढ़ा हुआ होगा, फॉर्जरी इज ऑलवेज नल एंड वॉइड, इसका कोई भी नहीं होता है,
चाहे कोई फ्रॉड ना, गलत तरीके से कुछ फ्रॉड के थ्रू यहाँ पे कुछ काम किया जाता है तो उसका वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है, वो नल होता है, वॉइड होता है। तो इसलिए यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं लगेगा। फॉर्जरी के केस में नया ट्रांजेक्शन जरूर एंटर कर सकता है आउटसाइडर के साथ कंपनी, लेकिन जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन हो चुका है उसको कभी भी वैलिड नहीं किया जा सकता। तो ये 3 पॉइंट आपको लिखने हैं फॉर द एक्सेप्शंस ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, यानी कहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं लगेगा। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक था कंपनीज एक्ट का, तो आई होप आपको समझ में आया हो। फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।